हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद मुसब्बिर हसन और जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग एमयू के 9th एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है। और अब तक हमने 2 चैप्टर का डिस्कशन कर लिया था, फिज़िक्स के एतबार से देखा जाए तो। ठीक है, जो साइंस है उसमें बहुत सारे पोर्शन जो वो डिवाइडेड है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो पूरे साइंस में जो फिज़िक्स का पोर्शन है वो मैं करवाऊँगा। ऐसे बायोलॉजी के सर जो है वो बायोलॉजी का वाला चैप्टर करवाएँगे और केमिस्ट्री के जो सर टीचर हैं वो केमिस्ट्री वाला टॉपिक करवाएँगे। ठीक है। तो फिजिक्स के पोर्शन में मैंने 2 चैप्टर कवर करा दिया था। कायदे से देखा जाए तो 3 हैं, क्योंकि फोर्स एंड प्रेशर और फ्रिक्शन को मैंने एक चैप्टर के अंदर रखा है, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से 2 चैप्टर थे। ठीक है। फिर दूसरा जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था वो था साउंड। ठीक है। आज जो तीसरा चैप्टर हमारे पास वो है क्या? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और तरीका वही रहेगा हमारा कि हम क्वेश्चन के डिस्कशन के दौरान कुछ बातें जो काम की होगी उनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, वो अगर सेम चीजें किसी और सवाल में भी आता है तो फिर वहां पर हम उस बिना पे उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो देर न करते हुए चलते हैं। चैप्टर है आज का हमारा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। ये अच्छा चैप्टर है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इनमें कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, जो कई बार आए हैं, तो उनके बारे में मैं बता दूंगा इसी वीडियो के दौरान ही। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास देखो, ठीक ठाक अच्छे खासी लैंग्वेज है इसकी। ठीक है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो आया है 2024 और 25 में आया है, यानी कि 2025-26 वाले सेशन में इस चैप्टर से सवाल नहीं आए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जरा देखते हैं। कह रहा है टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स लेबल्ड ए एंड बी। It is found that bulb of the tester glows brightly for liquid A while it glows very dimly for liquid B. You would conclude that liquid A is better conductor than liquid B. Liquid B is a better conductor than liquid A. Both liquids are equally conducting. Conducting properties of liquids cannot be compared in this manner. ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझते हैं। ठीक है। और फिर इनका डिस्कशन करेंगे और फिर आंसर की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि एक टेस्टर जो है उसको इस्तेमाल किया गया। टेस्टर किसको कहते हैं? ऐसी सर्किट जिसका यूज किया जाए मटेरियल को या सॉल्यूशन को चेक करने के लिए कि वो कंडक्टिंग है या नहीं है। ठीक है। तो कह रहा है एक टेस्टर बनाया गया। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक टेस्टर बना दूं, जैसे ये एक बल्ब लगा दिया। ठीक है। रास्ते में स्विच लगा दिया। ठीक है। और इसके 2 टर्मिनल ऐसे हैं। ठीक। अब ये जो 2 टर्मिनल है वायर की, यहां पर से कवरिंग हटा देंगे इस पर से। ठीक है। और इसको ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे। ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे। ठीक है। तो अब ये जो हमारे लिए एक टेस्टर सर्किट बन गया। जैसे हम यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, और ये बल्ब जलने लगेगा तो कहोगे क्या? ये लिक्विड कंडक्टिंग है। ठीक है। और अगर ये बल्ब जला ही नहीं तो क्या कहोगे? लिक्विड कंडक्टिंग नहीं है। ठीक है। लिक्विड कंडक्टिंग नहीं है। ठीक है। बस समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक चीज और भी है कि देखोगे बल्ब ज्यादा ब्राइटर है तो कहोगे अच्छा कंडक्टर है, कम ब्राइटर है तो क्या कहोगे? अच्छा कंडक्टर नहीं है। समझ पाए? तो ये जो सर्किट है इसको हम लोग क्या कहेंगे? टेस्टर सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेस्टर। तो अब क्या कह रहा है, अब इस सवाल को समझते हैं। कह रहा है एक टेस्टर का इस्तेमाल किया गया चेक करने के लिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 2 लिक्विड्स ए एंड बी। ठीक है। तो 2 लिक्विड थे। लिक्विड क्या था? लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। ठीक है। मान लो यहाँ पर एक बार लिक्विड ए को रखा गया, एक बार लिक्विड बी को रखा गया। ठीक है। तो कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया, बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए। ए में क्या था? है ना, ग्लो इसका कैसा था? ग्लो इसका कैसा था? ब्राइट था। ठीक है। टेस्टर को जब इस्तेमाल किया गया लिक्विड ए के लिए तो क्या था? ब्राइटर था। वाइल इट ग्लोज डिमली, वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी। ठीक है। और वेरी डिमली था, वेरी डिमली था लिक्विड बी के लिए। ठीक है। लिक्विड बी के लिए। यू वुड कंक्लूड दैट, तो कह रहा है आप इससे क्या कंक्लूड करेंगे, यानी आप इससे क्या अंदाजा लगाएंगे? तो पहला क्या कह रहा है? लिक्विड ए इज ए बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। सही बात है, पहला ही ऑप्शन सही है कि ए अच्छा कंडक्टर है बी से, क्योंकि यहाँ ज्यादा ब्राइटर है और यहाँ कम ब्राइटर है। ठीक है। तो पहला ही आंसर हमारे लिए क्या हो गया? सही हो गया। लिक्विड ए इज ए बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। आगे वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। लिक्विड बी इज ए बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए, नहीं, ये तो उल्टा है, गलत हो गया। कह रहा है बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग, नहीं, ये बात भी गलत है। ठीक है। तीसरा कह रहा है कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर, इस तरीके से लिक्विड की कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज कंपेयर नहीं कर सकते।
नहीं, ये तो सरासर गलत है, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वही क्या था हमारे लिए करेक्ट आंसर था। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे टेस्टर का मतलब यहाँ पर क्या है, एक सर्किट है जिससे आप किसी भी मटेरियल या कंडक्टर की को टेस्ट करते हैं कि वो कंडक्टिंग है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज हैव स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर डिस्पोजल ऑफ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज होती है उनके पास एक स्पेशल गाइडलाइंस होता है किसके लिए, डिस्पोजल ऑफ कंडक्टिंग सॉल्यूशन के लिए। जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है जब वो यूज कर लिया जाता है तब वो क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल बन जाता है। तो कह रहा है उसके लिए एक स्पेशल गाइडलाइन है। वो स्पेशल गाइडलाइन किस लिए दी गई है, तो देखो वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है। किसके लिए, फॉर प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, वरना क्या होता है उसके अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स वगैरह हैं उससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, समझ बात है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब करते हैं ना हम, इसके अंदर सॉल्यूशन लेते हैं, तो ये सॉल्यूशन जब यूज कर लेते हो, सुने होगे ना, इसमें डालते हैं ऐसे इलेक्ट्रोड, फिर इसमें बैटरी लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। तो जब इससे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं, एक मेटल क्लियरिंग दूसरे पे करवाते हो, आगे डिस्कशन में आएगा तो करेंगे। तो कह रहा है कि उसके बाद जब ये केमिकल यूज हो जाता है तो उसको डिस्पोज करने के लिए कि कहाँ पर फेंकना है, कैसे फेंकना है, उसके लिए एक स्पेशल गाइडलाइन बनाई गई है। वो गाइडलाइन किस चीज के लिए होता है, तो वो गाइडलाइन है बेसिकली फॉर प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आयरन ऑब्जेक्ट्स आर गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग इट विद। कह रहा है कि आयरन ऑब्जेक्ट का गैल्वेनाइजेशन करते हैं। जो आयरन है इसका गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना, क्या कहलाता है, सॉरी गलत बोल गया। जब जिंक की लेयरिंग हम आयरन के ऊपर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, एक्चुअली में देखा जाए तो गैल्वेनाइजिंग में भी क्या है, एक मेटल की लेयर दूसरे पे चढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल कंडीशन है कि जिंक की लेयरिंग हम किसके ऊपर करते हैं, आयरन के ऊपर करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जिंक की लेयरिंग किसके ऊपर करते हैं, आयरन के ऊपर करते हैं। क्लियर। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिंक हो जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी के बिल्कुल लाइन है, जा करके उसको देख लेना, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में एनसीईआरटी के बिल्कुल लाइन है, बिल्कुल भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। ठीक है, कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो गैल्वेनाइजेशन क्या कहोगे, इसमें हम जिंक मेटल की लेयरिंग आयरन के ऊपर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसी भी एक मेटल की लेयरिंग दूसरे मेटल के ऊपर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज कैरीड आउट। जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को कैरीड आउट करते हैं, वाटर इज डिकम्पोज्ड इनटू, तो वाटर डिकम्पोज हो जाता है किसमें। तो देखो मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, जब H2O के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो ये जो H2O है ये ब्रेक हो जाता है किसमें, H2 गैस में और O2 गैस में। इसकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है। ठीक है, हमने ये बातें तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर एक येलो कॉलम होगा, उसके अंदर ये है। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि जब H2O के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो H2 और O2 गैस रिलीज होती है। H2 गैस रिलीज किस पे होती है, H2 गैस रिलीज होती है तुम्हारे किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, और O2 गैस रिलीज होती है किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। ठीक है, समझ में बात है, किसके ऊपर रिलीज होती है, एनोड के ऊपर। यानी H2 रिलीज होती है किसके ऊपर, निगेटिव इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, और O2 रिलीज होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। किस पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो खैर, तो यहां पर पूछा है कि जब ये डिकम्पोज होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है एक कंपाउंड का एक से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट में टूटना। तो यहाँ पर क्या है, ब्रेक डाउन हुआ है ना, डिकम्पोज होना, टूटना, बिखरना। तो H2O टूट गया है H2 और O2 में। ठीक है, इसलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस, वाटर इज डिकम्पोज इनटू बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बस समझ में आ गई, यानी कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं, देर न करें। ये भी याद रखना, इसमें कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रोलिसिस जब करवाते हो वाटर का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या करवाते हो, ये इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब भी कहना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, तो हमेशा तुमको यही वाली रिएक्शन याद रखनी है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब भी बोलेगा ना, तो हमेशा ये वाली रिएक्शन याद रखनी है। इस पे याद रखना, एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है। बस समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे बढ़े, क्या बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है इनमें से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है। तो देखो मैं एक पहचान बताता हूं। अगर लिक्विड के लिए कभी भी किसी लिक्विड के लिए पूछे, कोई भी लिक्विड जो है, ठीक है, वो कंडक्टिंग है या नहीं है, ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है। कोई भी लिक्विड जो है वो कंडक्टिंग है या नहीं है, कंडक्टिंग है या नहीं है। तो देखो ऐसे सारे लिक्विड कंडक्टिंग होते हैं जिसके अंदर आयंस हो, यानी वो उसके मॉलिक्यूल मतलब जो मॉलिक्यूल है उसके अगर आयन में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, कंडक्टिंग हो सकता है। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं है? अब जैसे इसमें है सल्फ्यूरिक एसिड, पहला ऑप्शन क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना ये होता है H2SO4, तो ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक हो जाता है H प्लस और SO4 2 माइनस में, तो ये आयन में ब्रेक हो सकता है। दूसरा है सी वाटर, ठीक है, देखो सी वाटर के अंदर होता है क्या, है ना, कंटेन सॉल्ट, कंटेन सॉल्ट, और सॉल्ट फॉर एग्जांपल जैसे NaCl, ठीक है, और भी बहुत अलग तरीके के सॉल्ट होते हैं। तो ये भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, तो इसलिए कंडक्टिंग होगा क्योंकि आयन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है क्या, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। कास्टिक सोडा जो हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो कास्टिक सोडा भी ब्रेक हो जाता है Na प्लस OH माइनस में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बेस होता है, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, समझ में बात है? तो अगर आयन की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, आयन किसको बोलते हैं, अगर किसी को ये डाउट है तो मैं बता दूं, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अगर उसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आयन्स। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। और आयन दो तरीके के होंगे, अगर उसपे पॉजिटिव चार्ज होता है तो कैटाइन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको एनाइन बोलते हैं। ठीक है, जो प्योर वाटर है, जो डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसके अंदर कोई इंप्योरिटीज ना हो, सिर्फ H2O हो, ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन नहीं होता है, ये ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो इसीलिए जो डिस्टिल्ड वाटर है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसमें से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताया हूं कि आयंस किसको कहते हैं। तो आयन क्या होता है, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्जेस हो, जैसे ये सब क्या है, H प्लस SO4 2 माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, ये सब आयंस है। जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसको कैटाइन बोलते हैं, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम एनाइन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है सेफ्टी डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है वो सेफ्टी डिवाइस जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है वो क्या है। तो देखो घरों के अंदर एक चीज देखी होगी, फ्यूज। क्या होता है, फ्यूज। ये इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, एक कंपोनेंट है जो कि सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट के। तो ये होता क्या है कि जैसे ये कोई बल्ब है, ठीक है, इसके सीरीज में, मतलब इसी के सीरीज में हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ फ्यूज जोड़ देते हैं, ठीक है, सर्किट के अंदर। तो फ्यूज पर जो है ना करंट की रेटिंग होती है, जैसे 3 एम्पियर 2 एम्पियर करंट की रेटिंग होती है। तो जैसे इससे ज्यादा करंट फ्लो होगा ये यहाँ से मेल्ट कर जाता है। ठीक है, जो रेटिंग है, इस पे जो रेटिंग लिखी होती है फ्यूज के ऊपर, अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो होगा ना तो ये क्या कर जाता है, यहाँ पर, यहाँ से मेल्ट करता है। अब सवाल है कि मेल्ट क्यों करता है। एक्चुअली जब इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होता है तो ये हीट होता है, क्या होता है, हीट होता है। ठीक है,
तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से, किसकी वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। तो इसने कहा है कि वो सेफ्टी डिवाइस जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपका इलेक्ट्रिकल फ्यूज। ठीक है, कैपेसिटर वगैरह वैसे भी 12th क्लास में पढ़ते हैं। फिलामेंट तो जानते हो, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है। ठीक है, समझ बात है। फिर है इंडक्टेंस। ठीक है, तो फिलामेंट जो है ना बल्ब का, वो भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ध्यान रखना, लेकिन वो सेफ्टी डिवाइस नहीं है। समझ में आ गई, वो सेफ्टी डिवाइस नहीं है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, सेफ्टी डिवाइस पूछा गया है, इसलिए याद रखना सेफ्टी डिवाइस फ्यूज है, बल्ब का फिलामेंट नहीं है। वो तो आपको लाइट प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, बस समझ में आ गई। तो यहाँ पर सेफ्टी डिवाइस पूछा, इसलिए क्या होगा, फ्यूज होगा। तो फ्यूज की रेटिंग होती है, उस रेटिंग से जैसे ही ज्यादा करंट बढ़ता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वो मेल्ट कर जाता है, इसका मेल्टिंग हो जाता है और यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। कह रहा है इनमें से कौन सा मेटल इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। तो देखो इसकी मैं पहचान बता दूं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज, ठीक है, या कह लो रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, उस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर की तरफ होता है ना, मतलब जैसे था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ऐसे और भी नीचे तक है। तो जो ऊपर वाले हैं ना, ऊपर वाले इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर की तरफ है, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, ऐसे मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ऑप्शन में देखो ऊपर की तरफ कौन है, ऊपर में देखो एल्युमिनियम भी है। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में है। इनमें सबसे नीचे कौन है, देख लो, पोटेशियम सबसे ऊपर है, ये पोटेशियम के हो गया, आयरन Fe हो गया, ठीक है, सोडियम Na हो गया, एल्युमिनियम Al हो गया। ठीक है, अब इसके हिसाब से मैच कर लो, सबसे नीचे कौन है, आयरन। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका, आयरन। ठीक है, तो आयरन को हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, किसके जरिए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए। मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर है तुम्हारे लिए। ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर के हिस्से हैं, हम उनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। वैसे मेटल को जब ओर से निकाला जाता है ना, तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज डिफाइंड एज। कह रहा है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो है सर्किट का, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैं एक बात बताऊं, जैसे बैटरी होता है ना, बैटरी, सबसे पहले ये समझो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता क्या है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ठीक है, देखो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो है बेसिकली ये बताता है कि जब किसी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट कितना हिंड्रेंस ऑफर करेगा उसके फ्लो में, यानी रुकावट में। इसको डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, ये क्या बताता है, बताता क्या है ये, कितना हिंड्रेंस यानी रुकावट प्रोड्यूस करेगा, हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, हिंड्रेंस प्रोड्यूस इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो ये अलग अलग डिवाइस का अलग अलग होगा। मान लो जैसे ये कोई डिवाइस है, हीटर है, ठीक है, और यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, बात समझ में आ गई, यहाँ क्या लगी, एक बैटरी लगी है और इसकी वजह से करंट आई है, सर्किट के अंदर करंट क्या है, आई है। तो अब ये मटेरियल कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, ये रेसिस्टेंस होता है V/I के। ठीक है, किसके, V/I के, यानी वोल्टेज, मतलब बैटरी से जो वोल्टेज सप्लाई किए हो और उसकी वजह से जो करंट है, इस वोल्टेज से करंट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, V = IR। ठीक है, अब जब ऐसे लिखते हो ना, तो इस इक्वेशन को कहा जाता है ओम्स लॉ। क्या कहा जाता है, ओम्स लॉ। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं ये क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है आपके, इसलिए बहुत सारी बातें आपको मेरी समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, बस समझ में आ गई।
तो मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं दोबारा से, तुमको जो याद रखना है इस सवाल के एतबार से वो कितनी सी बातें याद रखनी है। वो बातें इतनी सी है वो बातें इतनी सी है कि अगर आप एक बैटरी लगाते हैं एक डिवाइस के थ्रू जो कि हिंड्रेंस ऑफर कर रहा है कितना आर, और उसकी वजह से सर्किट में वोल्टेज की वजह से करंट आई है, तो ये आर की वैल्यू इस वी बाय आई के बराबर होती है, यानी वोल्टेज से करंट के रेशियो के बराबर होता है। तो क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लोज थ्रू इट, तो नहीं। ठीक है, रेशियो ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लोज थ्रू इट, सही बात है, यानी रेशियो होता है किसका, वोल्टेज अप्लाइड से इलेक्ट्रिक करंट का जो कि उस सर्किट से फ्लो हो रहा था। तीसरा है डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अप्लाइड एंड इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का डिफरेंस होता है, नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस। ठीक है, समझ गए होंगे, इस चीज को याद रखना, ये है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, CFL कंटेन्स टॉक्सिक मटेरियल बाय द नेम ऑफ। देखो मैं यहाँ पर एक चीज बताऊं, ये जो सवाल है ना एक्चुअली में 7th क्लास के अंदर है। ठीक है, 7th क्लास के अंदर CFL वगैरह के बारे में है, ट्यूबलाइट वगैरह के बारे में। एक्चुअली CFL जो है ना, CFL उसके अंदर गैस, CFL क्या होता है, एक तरीके का ट्यूब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है, उस ट्यूब के अंदर एक टॉक्सिक गैस होती है ना, टॉक्सिक गैस होती है, और वो टॉक्सिक गैस है क्या, ठीक है, या कह लो टॉक्सिक मटेरियल होता है। ठीक है, क्वेश्चन के लैंग्वेज के एतबार से लिख दूं मैं, वो होता है मरकरी। क्या होता है, मरकरी। ठीक है, और जब CFL जल रहा होता है तब तक कोई इशू नहीं है मरकरी से, लेकिन जब CFL टूटता है फूटता है तो उसके अंदर से वो गैस रिलीज होती है, फिर वो नुकसानदेह है हमारे लिए। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी मटेरियल होता है, मतलब टॉक्सिक मटेरियल कौन सा होता है, मरकरी होता है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट। मैग्नेटिज्म सेंटर ऑफ बार मैग्नेट पे क्या होता है, ये क्लास 10th से उठा के दे दिया है। ठीक है, कहां से, क्लास 10th का ये क्वेश्चन है, कायदे से यहाँ पे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब डिस्कस कर दिया तो मैं बता दूं। जो बार मैग्नेट होता है ना, ऐसे बार मैग्नेट पड़े हुए छठी क्लास में, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ऐसी चारों तरफ इसकी फील्ड बनती है, ऐसे फील्ड बनती है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, मतलब इसको तुम्हारे क्लास के एतबार से बताऊं तो मतलब ये है कि बार मैग्नेट के चारों तरफ उसका इफेक्ट देख सकते हो ना, कि ये मैग्नेट है तो इसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेट रखोगे, उसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, तो वो जो आसपास का रीजन है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन कहलाता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में तो यहाँ पोल के पास जब तुम रखोगे ना तो देखोगे कि बहुत तेजी से वो अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ठीक है, इधर या इधर। ठीक है, लेकिन इस बीच वाले इलाके में लगभग नेग्लिजिबल होता है, मतलब ये इफेक्ट क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, 10वीं क्लास के हिसाब से बात करें तो ये 0 होता है। ठीक है, हालांकि कायदे से सही आंसर मिनिमम होना चाहिए, लेकिन अभी जो लोअर क्लासेस है वहां पर हम ये कहते हैं कि ये जो इफेक्ट है यहाँ पर, यानी मैग्नेटिज्म का जो इफेक्ट है बीच वाले रीजन में क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म के इफेक्ट का मतलब जैसे दूसरे मैग्नेट को वहां पर रखोगे तो देखोगे वो कितना फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर या नहीं लगा रहा है। ठीक है, तो मिनिमम होता है, लेकिन ज्यादा बेटर है, अब चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में दोनों है तो ज्यादा बेटर है लोअर क्लास के हिसाब से क्या आंसर लगाइए, 0। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का रेफरेंस दे सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, चूंकि लोअर क्लास में आप अपने स्टैंडर्ड या ज्यादा से ज्यादा अपने जस्ट हायर क्लासेस की बात कह सकते हो, तो बीच वाले रीजन में मैग्नेटिज्म का इफेक्ट क्या होता है, 0 होता है। बस समझ में आ गया। मैग्नेटिज्म का इफेक्ट कैसे चेक करोगे, जैसे ये बार मैग्नेट है, इसके पास दूसरा मैग्नेट लेकर आओगे और उसको चेक करोगे कि यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम है इस वाले रीजन में, ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर फोर्स मिनिमम या कह लो टेंड्स टू 0 होता है। बस समझ में आ गई, इसलिए ज्यादा सही आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल जो है ये एक डिवाइस है, क्या करता है, बेसिकली देखो जो इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सेल है, सेल को अगर देखोगे ना तो उसके अंदर होते हैं क्या, केमिकल्स होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होता है, और ये सेल क्या करता है, कन्वर्ट करता है, क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसमें, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि तुम सेल या बैटरी को क्या कह सकते हो, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, सोर्स ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो केमिकल सेल के अंदर, सेल या बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होता है, वो केमिकल्स को कन्वर्ट करता है क्या, सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बस समझ में आ गई। तो सही जवाब हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। ठीक है, टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। ठीक है, बस समझ में आ गई। इसकी छोटी छोटी मोटी बातें मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, उनको एक बार देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो सबसे पहले समझो इलेक्ट्रोलाइट कहते किसको। हालांकि ये चीजें मैं जस्ट पीछे डिस्कस किया हूं, लेकिन ये टर्म डिस्कस नहीं किया था, तो मैं लिख दूं इलेक्ट्रोलाइट कहते किसको है, इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट जो है, हम उस लिक्विड को कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, है ना। ठीक है, सॉल्यूशन दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं, याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है, जितने भी है ऑल एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, ये सब के सब जो है ना इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल होते हैं। जितने भी साल्ट सॉल्यूशन दिख जाए, बेसेस दिख जाए, एसिडिक सॉल्यूशन दिख जाए, सब इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सब आयन की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने, अभी पीछे एक सवाल था कि कौन सा लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, वहां पर मैंने बताया था वैसे सारे लिक्विड जिसके अंदर आयंस का फॉर्मेशन हो, यानी कैटायन और एनायन का, ठीक है, यानी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाए, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो जितने भी एसिड, बेसिस और सॉल्ट होते हैं ना, ठीक है, एसिड, बेसिस और सॉल्ट होते हैं ना, ये आयन का फॉर्मेशन करता है किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक है, और इसलिए ये अच्छा कंडक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि इसमें एसिड, बेस या सॉल्ट कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, है ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। केरोसिन ऑयल, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो क्या करें, नोट एन एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा, केरोसिन। बस समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा द व्हील, रिम्स एंड बाइसाइकिल हैंडल बार्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद अ मेटल विच इज। साइकिल देखो, साइकिल का जो हैंडल बार होता है या पहिए की जो रिम होती है, ऐसे देखो व्हील होता है, ठीक है, इसमें स्पोक्स लगे होते हैं इस तरीके से, स्पोक्स। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ना, ये कहलाता है रिम। कह रहा है जो रिम्स होते हैं साइकिल के, ये जो रिम्स होते हैं साइकिल के, इस रिम को देखोगे बहुत चमचमाती हुई दिखती है। ठीक है, यह साइकिल का जो हैंडल बार होता है, ठीक है, साइकिल का हैंडल बार होता है ना ऐसे। ठीक है, पुराने जमाने वाली साइकिल देखोगे तो, अब नए वाले में तो काला, हरा, पीला सब पेंट होता है। ठीक है, या बाथरूम वगैरह का टेप देखोगे जो मेटल का बना होता है, शाइनी टाइप का दिखता है ना। तो कह रहा है कि ये बाइसाइकिल हैंडल बार और ये रिम जो है, ठीक है, ये चीज इलेक्ट्रोप्लेटेड होती है एक मेटल से। वो मेटल कौन सा है, तो मैं याद रखना, ये मेटल होता है क्रोमियम। कौन सा मेटल होता है, क्रोमियम मेटल से होता है। ठीक है, समझ में बातें कि नहीं आई, किससे होता है, क्रोमियम मेटल से। उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा, क्रोमियम। ठीक है, ऐसे एक सवाल और पूछे, ये भी याद रखना, ये टिन कैन होता है ना, टिन कैन, टिन कैन, एक्चुअली ये टिन कैन बना होता है किससे, आयरन से। किससे बना होता है, आयरन से। इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है टिन की। किसकी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है किसकी, टिन की। तो टिन कैन जो है बेसिकली पूरा का पूरा टिन से नहीं बना हुआ होता, ठीक है, आयरन से बना होता है। लेकिन आयरन जो है ना फूड पार्टिकल से रिएक्ट कर सकता है, समझ में बात, इसलिए उसके ऊपर टिन की लेयरिंग कर देते हैं ताकि फूड पार्टिकल खराब ना हो। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है देखो,
क्वेश्चन नंबर 15 है एन इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू। इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट की फॉर्म में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये क्या करता है, देखे होगे ना, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या गिवन था। साउंड एनर्जी, नहीं ये बात गलत है। फिर क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी, नहीं न्यूक्लियर एनर्जी तो यहाँ से नहीं निकलता है। मैकेनिकल एनर्जी, ये भी गलत है। तो इन ऑप्शन में से ए बी सी में से एक भी जवाब नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यानी नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एन आयरन रॉड इज प्लेस्ड इन ए करंट कैरिंग कॉइल। एक आयरन रॉड को रखा गया है करंट कैरिंग कॉइल के अंदर। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विल, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाएगा, तो पहले समझ लो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते कैसे हैं, तब उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली हम बनाते हैं कैसे, कि हम एक कॉइल बनाते हैं इस तरीके की, ठीक है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा ना, स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। फिर इसमें एक बैटरी लगाते हैं, ठीक है। और बैटरी क्यों लगाते हैं, ताकि इसके अंदर से करंट पास हो। जब इसके अंदर से करंट पास होता है ना, तो ये मैग्नेट की तरह काम करता है। तो जितनी ज्यादा करंट की वैल्यू होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा करंट की वैल्यू होगी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी इसकी, मतलब उतना पावरफुल मैग्नेट बनेगा। नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, ये नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा उससे भी जो है स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तीसरी चीज हम क्या करते हैं, इसके अंदर आयरन रॉड डालते हैं, यानी आयरन लाइक मटेरियल डालते हैं, जैसे लोहे की कील वगैरह लेके उसके ऊपर लपेट देना, तो और अच्छा मैग्नेट बनेगा, ठीक है। तो ये जो कोर होता है, इसको बोलते हैं कोर, अंदर में डालते हैं ना। तो ये कोर अगर आयरन का हो, किसका, Fe का हो, यानी आयरन का हो, तो ये मैग्नेट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो तुम बनाए हो, उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। तुमसे अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो, तो सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को बढ़ाकर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बढ़ाकर, और इसके अंदर आयरन कोर डाल के, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर स्ट्रेंथ करंट कैरिंग कॉइल के अंदर आयरन रॉड को डालेंगे तो फिर उसके स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा जवाब, विल बी इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर से सवाल कम आते हैं, इसलिए इसको हम यहीं तक रखेंगे। जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें ज्यादातर सवाल आपकी बुक से ही होते हैं और सवाल कम भी पूछे जाते हैं, लेकिन इसका हर मतलब ये नहीं है कि आपको करके नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि ये क्या पता कि वो सवाल जो पूछा जाएगा वो आपका सेशन होगा या कोई और सेशन होगा, ठीक है। समझ में बात है कि नहीं, इसलिए तैयारी हमेशा पूरी रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारे कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, ठीक है। होपफुली यहाँ पर अगला नंबर जो है वो आपका। ऑल द बेस्ट।